हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल आरएसडी ऑनलाइन क्लासेस में। असाइनमेंट के सोल्यूशन की सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ माह दिसंबर पाक्षिक मूल्यांकन। विषय है भौतिकी, कक्षा है 11वीं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके सामने है। प्रश्न एक, परम शून्य ताप क्या होता है, इसका मान कितना होता है। तो उत्तर हो जाएगा परम शून्य ताप वह ताप होता है जहाँ गैस का आयतन शून्य होता है। इसका मान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रश्न दो है, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो उत्तर है, किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु के पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक हो जाता है वो क्या हो जाता है, जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। और सीजीएस पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है, कैलोरी ग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इस प्रकार से हो गया। प्रश्न क्रमांक 3 देखिए, आयतन प्रसार गुणांक की परिभाषा और मात्रक लिखिए। तो उत्तर है, किसी पदार्थ के एकांक आयतन के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसके आयतन में जो वृद्धि होती है उसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। इसका मात्रक प्रति डिग्री सेल्सियस या प्रति केल्विन होता है। प्रश्न 4 है, किसी ताप पर लकड़ी तथा लोहा छूने पर एक जैसे गर्म अथवा ठंडे प्रतीत होते हैं। तो किस ताप पर यह ऐसा होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा शरीर के ताप पर। ठीक है। प्रश्न 4 है, सरल आवर्त गति किसे कहते हैं। उत्तर है, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर एक सरल रेखा में आवर्ती गति करती है तो इस प्रकार की गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। प्रश्न 6 है, पृथ्वी के केंद्र पर लोलक का आवर्तकाल कितना होता है और क्यों। उत्तर हो जाएगा, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है, अतः इस बिंदु पर सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होगा, अर्थात सरल लोलक वहां दोलन नहीं करेगा। प्रश्न 7 है, अनुप्रस्थ तरंग क्या है। जब किसी माध्यम में कणों के कंपन करने की दिशा संचरण की गति की दिशा के लंबवत होती है तो माध्यम में गतिशील तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। प्रश्न 8 है, विस्पंद किसे कहते हैं। उत्तर है, जब किसी माध्यम में लगभग समान आवृत्ति की दो ध्वनि तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती है तो उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप माध्यम के किसी बिंदु पर ध्वनि की तीव्रता एकांतर क्रम में घटती बढ़ती रहती है। ध्वनि की तीव्रता में होने वाले इस क्रमिक उतार चढ़ाव को हम क्या बोलते हैं, विस्पंद कहते हैं। प्रश्न 9 है, अपश्रव्य तरंग तथा पराश्रव्य तरंग क्या है। तो उत्तर हो जाएगा, मानव कर्ण 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ही सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगों को अपश्रव्य तरंगे तथा 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की तरंगों को पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। प्रश्न 10 है, सरल लोलक की कुल ऊर्जा तथा दोलन की आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो उत्तर हो जाएगा, देख सकते हैं आप, सरल लोलक की कुल ऊर्जा को हम दर्शाते हैं किससे, इस पद से, इसको दर्शाते हैं यू से। तो यू इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या चीज़ है, कण का द्रव्यमान है, ओमेगा क्या चीज़ है, कण की कोणीय आवृत्ति है, और ए क्या चीज़ है, आयाम है। लेकिन जबकि हम जानते हैं कि ओमेगा का मान कितना होता है, 2 पाई न्यू के बराबर, जहाँ पर न्यू क्या होती है, आवृत्ति। तो ओमेगा बराबर 2 पाई न्यू किस में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा यू इज इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर की जगह 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/2 एम गुणित 2 का हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये 2 से ये 4 कट गया तो बचा कितना, 2m पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर ए स्क्वायर। यही अभीष्ट संबंध होगा। प्रश्न 11 है, गैसों के अणुगति सिद्धांत की मूल अभिधारणा लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, पहला है, प्रत्येक गैस छोटे छोटे एक समान कणों से मिलकर के बनी है जिसे अणु कहते हैं। दूसरा है, किसी गैस के अणु पूर्णतः प्रत्यास्थ दृढ़ गोलीय व एक समान होते हैं। तीसरा है, अणुओं का आकार अंतर अणुक दूरी की तुलना में नगण्य होता है। चौथा है, ये अणु सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेग को सतत एवं अनियमित गति सभी संभव वेग को वेग से, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर आप से लिख दीजिएगा, तो वेग से सतत एवं अनियमित गति करते रहते हैं, अतः गैस की कुल ऊर्जा गतिज होती है। ठीक है। प्रश्न 12 है, गैस समीकरण क्या है, गैसों के अणुगति सिद्धांत के आधार पर इसे व्युत्पन्न कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, गैस समीकरण किसे कहते हैं, किसी गैस के दाब P, आयतन V और परम ताप T में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को गैस समीकरण कहते हैं। यह निम्न प्रकार से होता है, PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पर R क्या चीज़ है, गैस नियतांक है। व्युत्पत्ति देखिए, गैस के अणुगति सिद्धांत से हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू 1/3 एम एन अपॉन वी सी बार स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर m क्या चीज़ है, द्रव्यमान है, n क्या चीज़ है, अणुओं की संख्या है, ठीक है, v क्या चीज़ है, इनका आयतन है, c बार क्या चीज़ है, वर्ग माध्य मूल मान है। ठीक है, वर्ग माध्य मूल वेग है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं। अब यहाँ से पी वी इज इक्वल टू कितना मिल गया, पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम एन सी बार स्क्वायर, लेकिन m और n मिलकर के कैपिटल M होता है, यानी गैस का द्रव्यमान। तो हमारा समीकरण बन जाएगा पी वी इज इक्वल टू 1/3 कैपिटल M सी बार स्क्वायर। लेकिन आपको पता है कि सी बार स्क्वायर जो होता है वो टी के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, जहाँ पर टी क्या चीज़ है, गैस का परम ताप है। तो
तो हम लिख सकते हैं PV समानुपाती T, या फिर PV समानुपाती नियतांक लगाएंगे तो हमको मिल जाएगा R, जहाँ पर R एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गैस नियतांक कहते हैं। फिर आ गया प्रश्न 13, न्यूटन का शीतलन नियम लिखकर उसकी सीमाएं लिखिए। तो न्यूटन के शीतलन नियम का कथन क्या है? यदि किसी वस्तु के ताप और उसके चारों ओर के वातावरण के ताप में अधिक अंतर ना हो तो वस्तु के शीतलन की दर वस्तु के मध्यमान ताप और वातावरण के ताप के अंतर के समानुपाती होती है। अब इसका गणितीय रूप देख लेते हैं। माना क्या बोला गया है, वस्तु का प्रारंभिक ताप कितना है, θ1 डिग्री सेल्सियस। T समय पश्चात ठंडा होने पर उसका ताप कितना हो जाता है, थीटा 2 डिग्री सेल्सियस। और उसके चारों ओर के वातावरण का ताप मान लीजिए कितना है, θ 0 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर θ1 ग्रेटर देन θ2 है। तो वस्तु के शीतलन की दर क्या हो जाएगी, θ1 माइनस θ2/T। वस्तु का मध्यमान ताप कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2/2। ठीक है। अब न्यूटन के शीतलन नियम के अनुसार ये जो मान होना चाहिए मध्यमान ताप, ये किसके समानुपाती होना चाहिए, शीतलन की दर के समानुपाती। ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो समानुपाती नियतांक हट जाएगा, समानुपाती चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लग जाएगा के। यहाँ पर नियतांक को क्या बोल देते हैं, न्यूटन के, ये के एक नियतांक है और इसे हम न्यूटन के शीतलन नियम का गणितीय रूप कहते हैं। इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, वस्तु और पहला है उस वस्तु और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच तापांतर 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा है ऊष्मा की हानि केवल विकिरण के द्वारा होनी चाहिए। तीसरा, जिस तरह से ऊष्मा विकिरण की हानि से शीतलन हो रहा है उसकी प्रकृति तथा क्षेत्रफल ठंडे होते समय परिवर्तित नहीं होना चाहिए। ठीक है। प्रश्न 14 है, सरल आवर्त गति करने वाले कण के वेग एवं त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, वेग समीकरण पहले निकाल रहे हैं तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण क्या होता है, ये होता है y = a sin ωt + phi। ये समीकरण नंबर 1 हो गया, जहाँ पर y क्या चीज़ है, y किसी क्षण t में सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन है, a आयाम है, ओमेगा कोणीय आवृत्ति है और फाई क्या चीज़ है, प्रारंभिक कला है। तो कण का वेग निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका एक बार अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष। तो v = dy/dt या d/dt y की वैल्यू रख दीजिए a sin ωt + phi। अब इसमें से a कांस्टेंट होने की वजह से बाहर हो जाएगा, तो d/dt ऑफ sin ωt + phi। साइन का जब आप अवकलन करते हैं तो हमको मिलता है कॉस का फंक्शन, तो cos ωt + phi। और क्योंकि यहाँ पर t का फंक्शन ओमेगा t भी है तो यहाँ पर एक बार फिर से सामने में ओमेगा आ जाएगा अवकलन करने की स्थिति में। तो हमको कुल मिला करके क्या मिल गया, a ओमेगा cos ωt + phi। ये किस चीज़ का मान मिला, v का मान मिला। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है कि सूत्र हमारे पास होता है sin स्क्वायर ωt + phi प्लस cos स्क्वायर ωt + phi बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर ωt + phi बराबर कितना मिल जाएगा, 1 माइनस sin स्क्वायर ωt + phi, या फिर cos ωt + phi √1 माइनस sin स्क्वायर ωt + phi। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण 2 और समीकरण 3 से क्या मिलेगा, v = a ओमेगा √1 माइनस sin स्क्वायर ωt + phi। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4। अब फिर से समीकरण 1 से देखिए, समीकरण 1 से हमको क्या मिल रहा था, समीकरण 1 से हमको मिल रहा था sin ωt + phi y/a। समीकरण 1 क्या था हमारा, y = a sin और ωt + phi था। ठीक है। तो यहाँ से आप a को नीचे ले गए तो इस प्रकार से ये समीकरण आपको मिल गया। अब sin ωt + phi के इस मान को हम कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 4 में रखिए। तो v = a ओमेगा √ओवर कितना मिल जाएगा, 1 माइनस y² ठीक है। अब आगे देख लेते हैं, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा √a² माइनस y² सिंप्लीफाई करेंगे, सरलतम रूप में लाएंगे तो v = ओमेगा √a² माइनस y²। यहाँ से a² जो है रूट के अंदर जब ये बाहर निकलेगा तो a के रूप में निकलेगा, ये a और ये a कैंसिल हो जाएंगे तो बचेगा ये। समीकरण नंबर 5, समीकरण 5 ही किसको प्रदर्शित करता है, सरल आवर्त गति करते हुए कण के वेग को प्रदर्शित करता है। अब हम निकालेंगे त्वरण का समीकरण। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का विस्थापन समीकरण कितना होता है, y = a sin ωt + phi। किसी क्षण कण का त्वरण यदि अल्फा हो तो अल्फा = हम क्या लिख सकते हैं, d2y/dt² या d/dt ऑफ dy/dt। तो d/dt अपनी जगह, ये d/dt अपनी जगह और y की जगह आपने रख दिया ये वाला इक्वेशन। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। तो a sin ωt + phi का अवकलन कितना होगा, a ओमेगा cos ωt + phi। a ओमेगा बाहर आ गया, ये d/dt cos ωt + phi का एक बार फिर से अवकलन करेगा। तो cos ωt + phi का अवकलन होता है sin माइनस sin ωt + phi। ये यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और एक और ओमेगा जो आएगा वो यहाँ ओमेगा के साथ गुणा होकर के ओमेगा² बन गया। अब ये क्या मिलेगा हमको, इसको आप अगर सरलतम रूप में लिखेंगे तो -ओमेगा² a sin ωt + phi। और आपको पता है कि a sin ωt + phi का मान कितना होता है, y। तो ऊपर ये जो समीकरण मिला हमको अल्फा = -ओमेगा² y, समीकरण नंबर 6। उपर्युक्त समीकरण सरल आवर्त गति करते हुए कण के त्वरण का व्यंजक है। ठीक है। अब आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 15 पे।
सरल लोलक की गति का समीकरण व्युत्पन्न कीजिए तथा आवर्तकाल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सरल लोलक की गति का समीकरण स्थापित करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ, ये जो चित्र है, तो चित्र में आप ये देख सकते हैं, ये हमारा सरल लोलक है। तो ये जिस बिंदु से लटका हुआ है इस बिंदु को एस बोलते हैं और ये कहलाता है हमारा निलंबन बिंदु। अब इसको अगर हम ये इसकी माध्य स्थिति कितनी है, ओ, माध्य स्थिति मतलब शुरू में ये इस स्थिति में लटका हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इसकी माध्य स्थिति से थोड़ा सा हमने विस्थापित किया और इसकी नई स्थिति क्या मिल गई, पी। यहाँ तक के विस्थापित कम करके हम जब इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा, फिर इस तरफ विस्थापित होगा, फिर वापस अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा, फिर इस तरफ विस्थापित होगा और फिर अपनी माध्य स्थिति की तरफ आएगा। तो इस प्रकार से सरल आवर्ती गति करेगा। अब जब कण इस स्थिति में है, पी की स्थिति में, ठीक है, तो इस पर दो बल कार्य कर रहे हैं। कौन कौन सा, पहला तो इसका भार mg नीचे की ओर और दूसरा इस पर एक तनाव बल कार्य कर रहा है t, किस दिशा में, p से s की दिशा में। ठीक है, और माध्य स्थिति से इसके बीच में जो कोण बना है वो कितना बना है, थीटा बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो mg है इसको हम क्या कर सकते हैं, दो घटकों में वियोजित कर सकते हैं। एक हो गया mg साइन थीटा और उसके लंबवत घटक कौन सा हो गया, mg कॉस थीटा। तो चित्र से आपको क्लियर है, क्या क्लियर है कि इस t को यहाँ पर देख सकते हैं, ये इस t को कौन बैलेंस कर रहा है, mg कॉस थीटा, क्योंकि दोनों की दिशा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, और mg साइन थीटा जो है इसमें ये वाला, ये क्या कर रहा है, इसको माध्य स्थिति की ओर लाने का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसी चित्र का विवरण यहाँ पर दिया हुआ है। चित्रानुसार माना गोलक का द्रव्यमान कितना है, m, और लोलक की प्रभावकारी लंबाई l है। प्रभावकारी लंबाई किसको बोलते हैं, निलंबन बिंदु से लेकर के गोले के मध्य बिंदु तक के बीच की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं प्रभावकारी लंबाई l। ये जो डॉटेड लाइन है ये प्रभावकारी लंबाई l है। ठीक है, अब S निलंबन बिंदु तथा O गोलक की माध्य स्थिति है। मान लो दोलन के दौरान किसी क्षण गोलक की स्थिति क्या है, P है, तो अब विस्थापन कितना हो जाएगा, ये विस्थापन देख लो, यहाँ से यहाँ तक का विस्थापन कितना है, OP बराबर y। ठीक है, तो कोण कितना बन जाएगा, कोण OSP। OSP कहाँ पर बनेगा, ये देखिए OS और P, तो ये OSP बराबर कितना दिया है, थीटा। इस स्थिति में गोलक पर दो बल कार्य करते हैं। कौन कौन सा, जैसा मैंने बताया था, पहला धागे का तनाव धागे के अनुदिश PS दिशा में ऊपर की ओर। ठीक है, और गोलक का भार mg नीचे की ओर कार्य कर रहा था, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर। ठीक है, गोलक के भार mg को, जो गोलक में नीचे की ओर कार्य कर रहा था mg, इसको दो घटकों में आपने वियोजित किया था। एक हो गया था आपका mg साइन थीटा, ठीक है, और एक हो गया था इसके लंबवत घटक mg और कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हुआ था। अब इसको आप देखिए तो mg कॉस थीटा जो धागे के अनुदिश sp दिशा में, ठीक है, और mg साइन थीटा जो sp के लंबवत दिशा में कार्य करता है। घटक mg कॉस थीटा क्या करेगा, धागे में तनाव t को संतुलित करता है। घटक mg साइन थीटा क्या करेगा, गोलक को माध्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है। ठीक है, अब गोलक पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल जो इसको वापस माध्य स्थिति में लाने का प्रयास कर रहा है, वो F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस mg साइन थीटा। यहाँ पर ऋण चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि F की दिशा विस्थापन के बढ़ने की दिशा के विपरीत है। विस्थापन हमारा इस दिशा में था और प्रत्यानयन बल इस दिशा में लग रहा है, तो दिशा विपरीत होने के कारण माइनस का चिन्ह लग गया। अब माध्य स्थिति O की ओर है। यदि गोलक का कोणीय विस्थापन छोटा हो, यानी साइन थीटा बराबर हम क्या ले सकते हैं, थीटा, तो प्रत्यानयन बल F बराबर माइनस mg साइन थीटा की जगह mg थीटा हो जाएगा। लेकिन कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर चाप कितना बन रहा है, OP, और त्रिज्या कितनी बन रही है, SP। OP का मान है y यानी विस्थापन, और SP यानी प्रभावकारी लंबाई यानी कि L। ठीक है, अब F बराबर कितना हो जाएगा, माइनस mg y बाई L। यदि प्रत्यानयन बल के कारण गोलक में उत्पन्न त्वरण अल्फा हो तो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या हो जाएगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो समीकरण 1 और 2 से क्या है, दोनों बल के समीकरण है, तो दोनों को आप तुलना कर सकते हैं। तो m अल्फा इज इक्वल टू माइनस mg y बाई एल, दोनों साइड से m और m कैंसिल हुआ, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू वाई, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। दिए हुए स्थान के लिए गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा, नियत होगा, और दिए हुए लोलक की प्रभावकारी लंबाई भी क्या होगी, नियत होगी। यानी अल्फ़ा ये प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, समानुपाती का साइन है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे, ये भी अल्फ़ा और ये भी अल्फ़ा कैसे लिखा है, ये अल्फ़ा है और ये समानुपाती का साइन है, और ये माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें तो यही क्या है, हमारे सरल आवर्ती गति करते हुए लोलक की गति का समीकरण है। अब देख लेते हैं कि आवर्तकाल का व्यंजक क्या होगा। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण के आवर्तकाल को हम कैसे दर्शा सकते हैं, t इज इक्वल टू 2 रूट ओवर विस्थापन बटे त्वरण। तो 2 विस्थापन कितना था हमारा y, और त्वरण कितना था, कोणीय त्वरण अल्फा। अब समीकरण 3 से अल्फा का मान यहाँ रख दीजिए। तो अल्फा का मान आपने कितना निकाला था, अल्फा का मान आपने निकाला था कितना, g बाई एल, है ना। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y और y को कैंसिल कर देंगे और क्या बचेगा, 2 रूट ओवर l बाई जी, या
t = 2π√/L/g, यही क्या है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। ठीक है, तो इस प्रकार से असाइनमेंट यहाँ पर हमारा समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, स्कूल ग्रुप्स में, और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ आने वाले जो असाइनमेंट के सॉल्यूशंस हैं उनके लिए, और भी वीडियो लेक्चर्स के लिए। और भविष्य में भी हम आपको बहुत सारे जो जानकारी है आपके हित के लिए वो आपको देने वाले हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच।